जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोगों ने रोकने का प्रयास किया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन अब दोस्तों फाइनली एंड ऑफिशियली हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो कि एक 80,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसको अब फाइनली एनजीटी के द्वारा जो फाइनल क्लियरेंस है वो यहाँ पे दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी हर्डल्स और अड़चनों को क्रॉस करते हुए ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको अब जो फाइनल गवर्नमेंट क्लियरेंस है वो यहाँ पे मिल चुकी है। एंड मार्क माय वर्ड्स, 16 फरवरी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जिससे कि इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मिलिटरीली बेनिफिट्स होने वाले हैं और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही बड़े लेवल पे बेनिफिट्स होने वाले हैं। वो सारे के सारे बेनिफिट्स क्या हैं, मैं सभी चीज़ों के बारे में आगे चल करके चर्चा करूंगा। आप लोग यहाँ पे इन न्यूज़ हेडलाइंस को देख लीजिए। एनजीटी ने साफ साफ कहा, देयर इज नो गुड रीजन टू इंटरफेयर, एंड फाइनली 80,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अब अप्रूवल दे दिया गया है। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी देख सकते हैं। एनजीटी ने प्रोजेक्ट को क्लियर किया और साथ में कहा कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। लेकिन लेट मी टेल यू, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट है, बिकॉज जिस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आज से 6 साल पहले हमारे नीति आयोग ने किया था, ये उम्मीद में कि 2023 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और 2028 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट ने दोस्तों बहुत सारी हर्डल्स को विटनेस किया। 2021 में डीपीआर बनकर तैयार हो गई थी, 22 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने भी क्लियरेंस दे दी थी, लेकिन उसके बाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस प्रोजेक्ट में आती रही। बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया, विपक्ष भी इसमें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुआ, एंड इसीलिए ये पिछले 3-3.5 सालों से बहुत सारे चैलेंजेस को विटनेस कर रहा था। लेकिन अब फाइनली 16 फरवरी 2026 को एनजीटी के द्वारा क्लियरेंस दे दी गई है और कहा है देयर इज नो गुड रीजन टू इंटरफेयर इन दिस प्रोजेक्ट। और दोस्तों, यूं तो इसके मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगा फॉर चाइना, और ये भी कह सकते हैं कि चाइना के जो वर्स्ट फेयर्स हैं वो भी अब सच होने वाले हैं, बिकॉज इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, दिस इज वेरी वेरी क्लोज, इन वेरी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दी मलक्का स्ट्रेट, जिससे कि चाइना का 70-80% का जो इंपोर्ट है वो देखने को मिलता है। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या इसकी डिटेल्स हैं, सभी चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं। 16 फरवरी को दोस्तों, यानी कि कल को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा ग्रीन सिग्नल दिया गया था टू इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या कहा है आपको बता देता हूं। नंबर 1, उन्होंने जो भी यहां पर इसको लेके पिटिशंस या याचिकाएं दर्ज करी गई थी उसके जवाब में कहा देयर इज नो गुड रीजन टू इंटरफेयर। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो भी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स हैं वो ऑलरेडी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाले डॉक्यूमेंट में मेंशन किए गए हैं और जो भी वहां पर सेफगार्ड्स हैं उनको सरकार के द्वारा फॉलो किया जाएगा। नंबर 3, उन्होंने एम्फसाइज करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड इसको डिले नहीं किया जा सकता है। एंड नंबर 4, जो भी यहां पे चैलेंजेस थे जो कि अलग अलग एक्टिविस्ट और अलग अलग एनजीओ के द्वारा फाइल किए गए थे, उनको फॉर्मली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। आप इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन में भी देख सकते हैं, एनजीटी टेक्स नोट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं उसको समझने से पहले मैं पहले आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और इसके प्रपोजल के बारे में बता देता हूं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो कंप्लीट आइलैंड चेन है वो असल में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान आते हैं। अंडमान आइलैंड्स में और निकोबार आइलैंड्स में 3 प्रमुख आइलैंड्स आते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें दोस्तों फोकस है सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड के ऊपर, दैट इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इसका आप लोग जो जूम्ड इन मैप है
वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 4 चीज़ों का प्रस्ताव रखा गया था। सबसे पहले एक इंटरनेशनल लेवल का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो कि 14.2 मिलियन TEUs को हैंडल करने की क्षमता रखेगा। नंबर 2 पे एक ग्रीन फील्ड मतलब कि फ्रॉम स्क्रैच बनाया जाने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पीक आवर ट्रैफिक रखेगा 4000 पैसेंजर्स की। नंबर 3 पे एक टाउनशिप और नंबर 4 पे एक 450 MVA गैस और सोलर प्लांट होगा जो कि बेसिकली इन सभी के सभी जो ये यहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही हैं उनको पावर देने के लिए ये वाले पावर प्लांट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, ये बिल्कुल दोस्तों ग्रेट निकोबार आइलैंड के सदर्न मोस्ट हिस्से में, आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द एरिया जो आप देख पा रहे होंगे। ये जो नंबर 1 है यहाँ पे पोर्ट आएगा, जो नंबर 2 है इसमें एयरपोर्ट आएगा, जो नंबर 3 है इसमें टाउनशिप आएगा, जो लोग यहाँ पे काम करेंगे वो लोग यहाँ पे रहेंगे, और नंबर 4 है जहाँ पे पावर प्लांट आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर भी आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इस तरीके से आपके ये वाले 4 प्रॉपर इसमें प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले हैं। ना दोस्तों, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से ही इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें विटनेस करने को मिल ही रही थी। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आ चुका था कि एनजीटी में जब इस पूरे के पूरे केस को फाइल किया तो उस टाइम पे विपक्ष के द्वारा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए। बहुत सारी कोशिश करी गई कि किसी ना किसी तरीके से जो भी क्लियरेंसेज इस प्रोजेक्ट को दी गई हैं उन क्लियरेंसेज को विड्रॉ किया जाए। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन आपके सामने मैंने दिखा दी है। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट टू नोट है, प्रोजेक्ट पहली बार प्रस्तावित किया गया था 2020 में और अनुमान यह था कि 2023 में प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वही टाइम था जब इस चीज को लेके पूरा का पूरा मुद्दा एनजीटी चला गया था और तब से लेकर अब तक एग्जैक्टली 3 साल बीत गए और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रही, चलती रही और ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी फाइनली फरवरी 2026 में एनजीटी के द्वारा फाइनल एंड वंस एंड फॉर ऑल फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है कि अब इसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा और प्रोजेक्ट पे आगे अब काम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसीलिए अब ये प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनली जो काम है उसकी शुरुआत करी जाएगी। टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स की इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहला जो कि इसका फ़ायदा होने वाला है वो है इसके साथ जुड़े हुए इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आपने यहाँ पे प्रपोजल में देखा होगा, जो पहली चीज़ थी उसमें ये वाला जो पोर्ट है ये कोई नॉर्मल पोर्ट नहीं है, ये दोस्तों एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट टर्मिनल है जिसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। अभी तक क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े शिप्स आते हैं उनको वो डायरेक्टली इंडिया में नहीं पहुंच पाते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पहले किसी ना किसी और पोर्ट पे जाना पड़ता है। इंडिया के केस में वो या तो पहले कोलंबो पोर्ट पे जाते हैं श्रीलंका के, या वो सिंगापुर के पोर्ट पे जाते हैं, या फिर वो मलेशिया के क्लांग पोर्ट पे जाते हैं। ये वो वाले पोर्ट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी शिप्स को भी हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। वहां से क्या होता है कि सामान को छोटी शिप्स में लाया जाता है और फिर वो वाला सामान इंडिया में भेजा जाता है। इसको आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। डायरेक्ट शिपिंग होती है जब आपकी पोर्ट से शुरू होती है शिप और वो डेस्टिनेशन पे जाके पहुंच जाती है, रुक जाती है। ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, वो डेस्टिनेशन के बीच में एक इंटरमीडिएट पोर्ट पे जाती है जहां पे सामान को अनलोड किया जाता है और दूसरे जहाज के ऊपर रीलोड किया जाता है। ये वाला जो काम है इसे ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। और इंडिया के केस में हम लोग इन चीज़ों के लिए या तो कोलंबो या सिंगापुर या कलांग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इनफैक्ट हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में लॉस होता था और एफिशिएंसी में भी गिरावट आती थी। लेकिन अब दोस्तों ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये उस पर्टिकुलर गैप को फिल करेगा और जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी क्योंकि अब हमें डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगी, उसी वजह से अब दोस्तों अब हमारे पास भी बड़े बड़े जहाज़ आ पाएंगे और हमारी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज जो आगे वाले बेनिफिट्स हैं वो केवल और केवल इस
इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। कमिंग टू द बेनिफिट नंबर 2, इस प्रोजेक्ट से हमें स्ट्रेटेजिकली भी बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। इस वाले मैप को ध्यान से देखिए, ये दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहां देखने को मिलती है। लेट मी जूम दिस इन। आप देखिए इसके बीच में दूरी बहुत ही कम देखने को मिलती है एंड द फैक्ट कि इंडिया अब अपने आप को पोजीशन कर लेगा ग्रेट निकोबार में, यानी कि हम लोग मलक्का स्ट्रेट के बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। और मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? दुनिया भर का जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है 30% ट्रेड मलक्का स्ट्रेट हैंडल करती है। दुनिया भर से होने वाली जो एनर्जी शिपमेंट्स हैं वो चाइना, जापान, कोरिया जो जाती हैं वो इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर इन अलग अलग कंट्रीज में पहुंचती हैं। दुनिया भर का जो इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस है वो दोस्तों ये मलक्का स्ट्रेट एक तरीके से डिटरमाइन करवाती है। बल्कि अगर मैं स्पेसिफिकली चाइना के आंकड़ों की बात करूं तो चाइना की डिपेंडेंस मलक्का स्ट्रेट पे इतनी ज्यादा है कि टोटल चाइना के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो 70% यहां से होते हैं। टोटल ट्रेड की बात करूं 60% यहां से होती हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये चाइना के लिए सिंगल मोस्ट क्रिटिकल इकोनॉमिक लाइफलाइन है। इनफैक्ट जो आप वर्ड सुनते हैं मलक्का डिलेमा, वो फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनटाओ के द्वारा ही कॉइन किया गया था। इन्होंने ये कहा था कि अगर किसी दिन मलक्का के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गई तो चाइना जो है वो एक ही दिन में घुटनों पे आ जाएगा। और दोस्तों इसीलिए ये वाला जो प्रोजेक्ट, चूंकि ये अब मलक्का स्ट्रेट के बहुत नजदीक होने वाला है, दिस विल बेसिकली हेल्प इंडिया टू मॉनिटर चाइनीज नेवल मूवमेंट। दिस विल हेल्प इंडिया टू प्रोजेक्ट अवर नेवल पावर इनटू साउथ ईस्ट एशिया एंड फर्दर इनटू द पैसिफिक ओशन। एंड इसके माध्यम से हम लोग बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी दोनों को ही सिक्योर कर पाएंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो भी व्यापार होता है इस मलक्का स्ट्रेट के थ्रू हम लोग उसके ऊपर भी प्रॉपरली नजर रख पाएंगे। इसीलिए दोस्तों जो चाइना के द्वारा अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी वगैरह वगैरह को लॉन्च किया गया था, जो भी उन्होंने किया उस चीज़ का जो जवाब है वो ये वाला प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। थर्डली इसके हमें मिलिट्री बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। जिस एयरपोर्ट की बात करी जा रही है वो एक सिंपल एयरपोर्ट नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी अ डुअल यूज एयरपोर्ट, यानी कि वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाला है जिसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट की सुविधा भी होगी, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की सुविधा भी होगी, नेवी के लिए लॉजिस्टिक्स हब भी बनाया जाएगा और अगर कल को जरूरत पड़ती है तो मिलिट्री रिस्पांस भी वहां से फास्टर तरीके से हो सकता है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स इस एक सिंगल 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से हमें यहां पे मिलने वाले हैं। जो भी है वो तो देखिए वक्त ही बताएगा कि गवर्नमेंट अब इसको कब इंप्लीमेंट करना शुरू करती है, कितने सालों में ये बनकर तैयार होता है। लेकिन आई वंस अगेन से दिस कि इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से स्पेसिफिकली बाय दी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट टर्मिनल जो कि बनाया जाएगा, इंडिया ऑफिशियली बिकम्स अ मेजर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स हब। ये दोस्तों जो चीज़ सिंगापुर ने करी, दुबई ने करी, कोलंबो ने करी, श्रीलंका की इंपॉर्टेंस कोलंबो की वजह से इतनी ज़्यादा है, वो सेम इंपॉर्टेंस और वो सेम चीज़ अब इंडिया करने वाला है बिकॉज हमारे पास ऐसा बंदरगाह नहीं था और जो भी बाकी के बेनिफिट्स हैं वो वहीं से बेसिकली फ्लो करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड